Okay, so atomic structure, which lecture number, कौन सा लेक्चर है ये? 8. ठीक है, एंड वी आर स्टार्टिंग बोर मॉडल. हम बोर मॉडल कर रहे हैं. तो देखो बोर मॉडल में हमने क्या क्या पढ़ रखा है अभी तक. जो इम्पोर्टेंट पार्ट है वो मैं एक बार फिर से लिख देता हूँ कि Rn is nothing but 0.529 n square by z एंगस्ट्रॉम. ठीक है, और इस वैल्यू को हम रिप्लेस भी कर सकते हैं. ठीक है, और वी कैन आल्सो राइट r टाइम चलेगा n square by z. अपना अपना माइक ऑफ रखो भाई, है ना. एक मिनट. यस, ठीक है. r नॉट n square by z. माइक ऑन हो रहा है, सब लोग अपना अपना माइक ऑफ रखो. ठीक है, चलो. फिर हमने पढ़ा वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, है ना. ये तो हो गया पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द न्यूक्लियस, कितना दूर होगा. ठीक है, फिर है वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन. तो वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन वाज 2.18 into 10⁶ z by n into let's say मीटर पर सेकंड. ये आ गया, और यू कैन से v नॉट z by n मीटर पर सेकंड. Then we have seen total energy. What we have seen, this part we have seen total energy is negative of kinetic energy, and that is also equals to potential energy by 2. ये रिलेशन हमने देख लिया था. ठीक है, जहां पे काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू आ रही थी k z स्क्वायर बाई r2r, एंड पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू आ रही थी माइनस k z स्क्वायर बाई r, और टोटल एनर्जी की वैल्यू आ रही थी माइनस k z स्क्वायर बाई 2r. राइट, यस. ये तो हो गया भाई लास्ट क्लास की समरी. ऐसे ही आप लोगों को समरी बनानी है हमेशा, है ना. इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखते जाने हैं. अब यहाँ पे एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन देख लेते हैं फिर से थोड़ा. तो एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है. तो अब हम बात कर रहे हैं कि एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन की, तो हम वैल्यू लिख लेते हैं यहाँ पे. सबकी सारे कांस्टेंट वगैरह की वैल्यू लिख लेंगे और आर की वैल्यू डाल देंगे. टोटल एनर्जी इज माइनस के जेड स्क्वायर बाई 2r. सो वी कैन राइट माइनस के जेड स्क्वायर बाई 2r नॉट n स्क्वायर बाई z. तो ये z ऊपर चला जाएगा. सो वी आर गोइंग टू गेट माइनस के जेड स्क्वायर बाई 2r नॉट इनटू, सॉरी z हटा देते हैं यहाँ से. So minus k e square by 2r naught into n square by z square. Sorry, उल्टा हो गया, z square by n. ये वैल्यू आ गई. इससे अगर इसको सॉल्व करते हैं तो टोटल एनर्जी की वैल्यू आ जाती है माइनस 13.6 z स्क्वायर बाई n स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम. पर एटम और आयन, है ना. एक एटम की एनर्जी है इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम में आ जाती है माइनस 13.6. अब 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या होता है मैं बता चुका हूँ. ये सुन लो, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या होता है. माइनस 19 जूल. करेक्ट. तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आपको याद रखना है. 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल. ठीक है, ये आपको याद रखना है. राइट, ना ये टोटल एनर्जी की वैल्यू आ गई. अगर इसमें मोल, लेट्स से इसको अगर हमें पर मोल लिखना होगा तो क्या लिखेंगे हम. तो ये टोटल एनर्जी की वैल्यू आ जाती है ना. 96 अप्रोक्सीमेट वैल्यू है, एग्जैक्ट वैल्यू से लिखेंगे तो कुछ -1312 z स्क्वायर बाई n स्क्वायर किलो जूल पर मोल आ जाएगी, है ना. तो मैंने बताया था 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज अप्रोक्सीमेटली 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम इज नथिंग बट 96 किलो जूल पर मोल. 96 से मल्टीप्लाई करोगे तो कुछ, है ना, ये एग्जैक्ट वैल्यू है, ऐसा कुछ आ जाएगा. अगर मान लो इसी वैल्यू को, है ना, इस वैल्यू को जूल में कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा. ये तो पर मोल है. अगर इसी वैल्यू को जूल में कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा, ये भी लिख लेते हैं, है ना.
हो जाएगा टोटल एनर्जी इज नथिंग बट -13.6 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19, ठीक है, Z²/n² है ना। तो ये हो जाएगा जूल पर एटम, और इसको अगर हम सॉल्व कर लेंगे 1.6 इंटू 13.6 कितना हो जाएगा, तो दिस इज गोइंग टू बी 21.76 या 21.8 इंटू 10⁻⁻19 Z²/n² जूल पर एटम आ जाएगा। तो ये सारी वैल्यूज आपको थोड़ा आइडिया रहनी चाहिए। अब जूल में नहीं दे रखा होता है, वो दे रखा होता है अर्ग में, है ना। जूल में भी दे रखा हो सकता है, बट अर्ग में भी दे रखा हो सकता है क्वेश्चन में। तो बताओ एक जूल में कितने अर्ग होते हैं? 10⁵ अर्ग, 10⁻7, 10⁻7, 10⁵ डाइन होते हैं एक न्यूटन में, ठीक है। तो टोटल एनर्जी क्या हो जाएगी अगर मैं जूल को अर्ग में लिखूंगा, है ना, 1 जूल इज इक्वल टू 10⁻7 अर्ग, और 1 अर्ग इज इक्वल टू 10⁻⁻7 जूल। करेक्ट ना भाई? सब लोग सहमत है इस बात से? सहमत नहीं है कोई ना? तो बस अब यहाँ पे 1 जूल की जगह आप 10⁻7 अर्ग लिख दोगे, तो ये क्या हो जाएगा -21.76 इंटू 10⁻⁻12 अर्ग पर एटम। तो आपको टोटल एनर्जी किसी भी यूनिट में दे रखी हो, अब आपको आइडेंटिफिकेशन है कि 21 पॉइंट समथिंग दे रखा है, इसका मतलब 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, 1312 समथिंग दे रखा है। क्वेश्चंस हैं ऐसे, है ना, जिनमें ऐसे एनर्जी चेंज कर दी गई है, राइट। तो फिर बच्चे कंफ्यूज ना हो, उसके लिए मैंने ये बातें बता दी है। गॉट इट? जल्दी से लिख लो इसको। सर वो आपने किलो जूल्स में लिखा है ना, -13.12 है कि 13.1, 13, सॉरी नॉट पॉइंट, 1312 पॉइंट समथिंग और आता है, बट 0.4 समथिंग आता है, 0.4। ओके सर। ये मैंने क्यों बताया, देखो ये तो हम जनरली यूज करेंगे ये वैल्यू, राइट। बट होता क्या है कि ये पता होनी चाहिए सो दैट यू विल गेट सम आइडिया। जैसे मैं एक क्वेश्चन दिखाता हूँ जिनमें ये वैल्यूज यूज हो रही होंगी। तो देखो ये दे रखा है इलेक्ट्रॉन एनर्जी इन हाइड्रोजन एटम इज गिवन एज 21.7 n² अर्ग। अब अभी तो हम एनर्जी डायग्राम इलेक्ट्रॉन वोल्ट के टर्म्स में बनाएंगे, फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे ये अर्ग में दे रखा है मतलब ये क्या है ना। इसका मतलब 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ही है, ठीक है। कहीं और पे भी दे रखा होगा कहीं कहीं ना, जैसे यहाँ दे रखा है अर्ग में, है ना। ये देखो ये वैल्यूज अर्ग में दे रखी है, फिर आप कंफ्यूज होने लग जाओगे, इसलिए ये बातें यहाँ बता दी गई, और भी कहीं होगा। चलो ठीक है। सर और लास्ट में अर्ग में कन्वर्ट किया ना आपने, उसमें हम्म, भी Z²/n² से मल्टीप्लाई होगा हाँ ना? हाँ 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 यार, ये मिस कर दिया मैंने। यस करेक्ट, Z² बाई n², सेम ही बात है। तो ये टोटल एनर्जी का फॉर्मूला आ गया। अब हाइड्रोजन एटम के लिए क्या होगा, फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम, Z की वैल्यू 1, N की वैल्यू 1, तो टोटल एनर्जी। अब हम एनर्जी डायग्राम लिख लेते हैं। और ये एनर्जी डायग्राम आपको याद करना है, मतलब बाय हार्ट करना है सारी वैल्यूज। जब हो जाए डन तो देन से डन, तो आगे बढ़ जाएंगे। इसमें कितने लोग ऐसे हैं जो मेंस की तैयारी कर रहे हैं, जेईई मेन? हाथ उठाओ।
तो जितने भी लोग मेंस की तैयारी कर रहे हैं उनसे मैं ये बोलूंगा कि भाई जहां नहीं समझ में आए पूछ लेना, है ना, चुप मत बैठे रहना ये सोच के कि बाकी लोग क्या सोचेंगे या फिर सर क्या सोचेंगे, है ना। अगर आप मेंस की तैयारी कर रहे हो और आपकी अंडरस्टैंडिंग बन नहीं रही है तो प्लीज आस्क, ठीक है। क्योंकि मुझे नहीं पता कि आपका बेसिक कितना है, कितना आपने किया है, कितनी पढ़ाई करी है आपने, आई हैव नो आइडिया, ठीक है। तो मैं अपने हिसाब से बता दे रहा हूँ कि भाई ठीक है ये होता है, ये होता है। आपको नहीं पता समझ में आ रहा पूछो, थोड़ा और नीचे जाके समझाएंगे, ठीक है। तो ये तो हो गई भाई टोटल एनर्जी का फॉर्मूला। अगर मैं बोलूं फॉर हाइड्रोजन एटम तो Z की वैल्यू हो गई 1, है ना, फॉर हाइड्रोजन एटम। Z की वैल्यू हो गई 1, तो टोटल एनर्जी का फॉर्मूला क्या हो गया डायरेक्टली, -13.6 डिवाइड बाई n स्क्वायर इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। ये फॉर्मूला हो गया। और इसको ऐसे भी लिख सकते हो, राइट। मतलब ये जो फॉर्मूला है, तो ये वैल्यूज हैं सारी ई नॉट से रिप्लेस कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक फॉर्मूला ऐसा भी लिख सकता हूँ मैं, ई नॉट जेड स्क्वायर बाई माइनस माइनस ई नॉट जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन, ऐसे भी मैं लिख सकता हूँ, राइट। तो ये सारी वैल्यूज मेरी रिप्लेस हो गई सब जगह। इलेक्ट्रॉन वोल्ट की जगह जूल लिख दूंगा या फिर किलो जूल पर मोल लिख दूंगा, ऐसे कुछ भी लिख दूंगा, राइट। मैं क्यों कर रहा हूँ, सो दैट, हाँ पूछो सुजल, सुजल जादव, एनी डाउट। नो सर, वो हैंड लॉक करने को भूल गया था। हाँ हैंड लो कर लो भाई, जिनको डाउट है वो पूछ लो। यस बोलो सोहम। सर वो ई नॉट मतलब मेरे को समझा नहीं मैं। अरे भाई कोई कांस्टेंट वैल्यू है वो उसकी वैल्यू रख देंगे, ओके सर, है मतलब ना। 13.6 इज ई नॉट। हाँ तो अब ये फायदा कहाँ होता है, इसका फायदा होता है जब कटवट करना हो। आप 13.6 से अभी अभी रेशियो वगैरह देखेंगे तो जल्दी कट जाएगा, है ना, लिखने में भी आसानी रहती है, इसलिए लिख लिया। देखेंगे अभी, मान लो टोटल एनर्जी है ये हो जाएगा -13.6 n स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब मैं एनर्जी डायग्राम लिख ले रहा हूँ, फिर इसको मैंने लिखा था ई नॉट बाई एन स्क्वायर, ठीक है। अब राइट व्हाट आई एम गोइंग टू राइट, मैं एक एक n की वैल्यू लिखूंगा और उसके हिसाब से लेट्स से n इक्वल्स टू 1 के लिए क्या वैल्यू हो जाएगी, -13.6, है ना, या फिर माइनस ई नॉट। n की इधर एनर्जी लिख रहा हूं मैं, दिस साइड ऑफ ऑर्बिट्स। n इक्वल्स टू 1 के लिए एनर्जी क्या हो जाएगी, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। ई नॉट हो गया। n इक्वल्स टू 2 के लिए कितनी हो जाएगी, -13.6 डिवाइड बाई 4 n का स्क्वायर, विच इज नथिंग बट, अगर इसको सॉल्व करोगे तो कितनी वैल्यू आएगी बताओ भाई, बताओ भाई। 3.4 समथिंग। 3.4 आएगी, ठीक है। तो सॉरी 13.6 है ये, सॉरी 13.6, तो ये हो जाएगा -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। n इक्वल टू 3 के लिए कितनी वैल्यू आएगी, -13.6 डिवाइड बाई 9, कितनी वैल्यू आ रही बताओ। 1.-1.50 समथिंग, माइनस 51 लेट से ले लेंगे इसको, ठीक है। ये 9 से आएगा तो यहाँ पे राइट 4.6 आ जाएगा, फिर अच्छा 1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, फिर n इक्वल्स टू 4, n इक्वल्स टू 4 हो जाएगा -13.6 डिवाइड बाई 16, and this value is nothing but 3.4 divided by 4 to 0.85, or that is nothing but minus e naught by 16, c n equals to 5 ले लेंगे, है ना। ये हो जाएगा -13.6 डिवाइड बाई 25,
minus 13.6 divided by 25, then this value is going to be approximately minus 0.54 electron volt, or you can say minus E naught by 25. सही है. अब n इक्वल्स टू इनफाइनाइट लिख देंगे तब क्या हो जाएगा? अगर n की वैल्यू इनफाइनाइट लिख देंगे तो माइनस 13.6 डिवाइड बाय इनफाइनाइट का स्क्वायर, विच इज इनफाइनाइट, तो 0. ठीक है, यहाँ पे क्या आ गया? 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. तो ये एनर्जी हो गई. अब यहाँ पे आप देखोगे ये जो मैंने बनाए हैं यहाँ पे धीरे धीरे एनर्जी का जो डिफरेंस है वो कम होता जा रहा है. क्यों? सो लेट्स राइट द एनर्जी डिफरेंस. ठीक है, क्या लिखेंगे? एनर्जी डिफरेंस क्या होता है? दिस इज डेल्टा ई. डेल्टा ई इज नथिंग बट ई हायर माइनस ई लोअर. ठीक है, हायर एनर्जी की स्टेट माइनस लोअर एनर्जी की स्टेट. तो लेट्स से अगर हम इसके बीच में लिख रहे हैं एनर्जी का डिफरेंस, हम इसके बीच में लिख रहे हैं एनर्जी का डिफरेंस. ठीक है, एक मिनट चेंज कर लेते हैं. इसके बीच का एनर्जी का डिफरेंस लिख रहे हैं तो कितना हो जाएगा ये, है ना? या इसके बीच के एनर्जी का डिफरेंस लिख रहे हैं. अभी पहले ये ड्रॉ कर देते हैं फिर बताते हैं. ठीक है, इतना बहुत है. ठीक है, ये एनर्जीज के डिफरेंसेस लिखने हैं हमें, डेल्टा ई. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? अगर मान लो if I am going to write minus 13.6 लोअर है और हायर एनर्जी यहाँ पे क्या है? अच्छा ये बताओ, मैग्नीट्यूड जो है वो नेगेटिव में कम होता जा रहा है, इसका मतलब एनर्जी की वैल्यू बढ़ती जा रही है. ये मैग्नीट्यूड अगर एनर्जी का कम होता जा रहा है नेगेटिव में, -2 और -5 में बड़ा कौन है? -2 ना. यस यस सर. ठीक है, तो ये एनर्जी बढ़ती जा रही है, तो ये हायर एनर्जी के ऑर्बिट्स होते जा रहे हैं. अब यहाँ पे लिखेंगे तो -3.4 डिवाइड बाई माइनस ऑफ -13.6 क्या लिख हो जाएगा ये? तो ये पॉजिटिव हो जाएगा 13.6 minus 3.4 which is 10.2. You have to remember these value. This is 10.2. जैसे इसको लिखेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 12.09. ठीक है, इसको लिखेंगे तो कितना हो जाएगा? 12.75. और इसको लिखेंगे तो 13.06. ठीक है, ये वैल्यू मुझे याद है, आपको याद करनी है. यहाँ पे कितना हो जाएगा डिफरेंस? ठीक है, तो ये था आपका 10.2, ये है 12.09, तो डिफरेंस कितना होगा? 1.89. यहाँ पे डिफरेंस कितना होगा? 4 से 2 में 2.55. यहाँ से डिफरेंस कितना होगा? अगर हम देखेंगे 5 से तो -0.54 से अगर -3.4 में जाएंगे, राइट, तो कितना हो जाएगा डिफरेंस? तो 2.86. और यहाँ से यहाँ का बीच का डिफरेंस क्या होगा? 4 से 3 का, तो 4 से 3 का डिफरेंस कितना हो जाएगा? 0.66. ठीक है, ऐसे आप वैल्यू निकाल सकते हो. ठीक है, तो ये सब वैल्यूज आपको लिखनी है. ठीक है, इनफैक्ट ये वाली वैल्यूज इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको हटा देते हैं. राइट, नॉट दैट इंपॉर्टेंट. बहुत ओहो, नॉट दैट मच इंपॉर्टेंट. ठीक है, ये वैल्यूज इंपॉर्टेंट है. सर ये वैल्यूज हम लोग कैलकुलेट भी कर सकते हैं ना, निकाल. हाँ, आप कर सकते हो, लेकिन फास्टर कैलकुलेशन के लिए अगर याद होंगी तो झटाक से आपको निकल जाएगा. नहीं तो हर बार आपको क्या करना पड़ेगा? कैलकुलेट करना पड़ेगा. इसलिए ओके सर. अब ये वैल्यू मुझे फ्रैक्शंस में बताओ भाई, है ना, ई नॉट के टर्म्स में. तो ये किस में रिजल्ट हो जाएगी? ये ई नॉट में से ई नॉट बाई 4, 3 ई नॉट बाई 4.
ई नॉट में से ई नॉट बाई 9 8 ई नॉट बाई 9, ई नॉट में से ई नॉट बाई 16 तो ये कितना हो जाएगा 15 ई नॉट बाई 16, राइट, आर यू गेटिंग? ये कितना हो जाएगा आज से 24 ई नॉट बाई 25, ये कितना हो जाएगा ई नॉट बाई 4 में ई नॉट बाई 9 घटाओ, 1 बाई 4 माइनस 1 बाई 9 कितना हुआ 36, 5 ई नॉट बाई 9, 5 ई नॉट बाई 36। Sir, what will happen to the minus? अरे अभी तो माइनस ये खत्म हो गया ना, हायर में लोअर आपने हटाया है ना, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, इसको लिख लो माइनस ई नॉट बाई 4 माइनस ऑफ माइनस ई नॉट कितना हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ई नॉट माइनस ई नॉट बाई 4 कितना आया 3 ई नॉट बाई 4, अंडरस्टूड? हाँ भी बोल दो। Yes, sir. 2.55 ये इसका कितना आएगा 4 से 2 में ई नॉट बाई 16 माइनस ई नॉट बाई 16 और ये माइनस ई नॉट बाई 4 तो 1 बाई 4 माइनस 1 बाई 16 कितना होगा 16, एलसीएम लोगे तो ये आएगा 3 ई नॉट बाई 16, ठीक है, ऐसे 4 से 3 में, ठीक है, 4 से 3 का मतलब क्या है 16 और ये 9 इसमें, तो ये इसका एलसीएम कितना हो जाएगा 144, तो ये आ जाएगा 7 ई नॉट बाई 144, मुझे याद है आपको याद करनी है, ठीक है, तो मेरे पास थोड़ी जगह यहाँ पे कम है, सो यू कैन अंडरस्टैंड, ये दोनों वैल्यू एक साथ है, ठीक है, ये ई नॉट के टर्म्स में हो गई वैल्यूज, ई नॉट के टर्म्स में, और यू कैन रिमेम्बर द फ्रैक्शन वैल्यू 3 by 4, 8 by 9, 15 by 16, 24 by 25, 5 by 36, 3 by 16 है ना, ऐसे ही क्लियर है भाई, ये इसमें किसी को कोई डाउट? ढंग से बना लो है ना, अच्छे से। अब मैंने क्या क्या सीख लिया, मैंने ये सीख लिया कि इलेक्ट्रॉन अगर किसी भी ऑर्बिट में है ना, तो उसकी एनर्जी क्या होगी, है ना, जैसे मान लो अगर आप मूवी थिएटर में देख रहे हो, मूवी देख रहे हो, तो उसमें अलग अलग जोन होते हैं, सिल्वर, गोल्ड, है ना, और प्लेटिनम, टाइटेनियम, जो भी है, ठीक है, ऐसा कुछ लेट्स से आपके अलग अलग जोन है। अगर आपको सिल्वर से गोल्ड में जाना है, मान लो सिल्वर आपके पास 50 रुपए का, गोल्ड 100 का है, टाइटेनियम लेट्स से सॉरी प्लेटिनम 150 का है और टाइटेनियम 200 का है ना, तो आपको अगर सिल्वर से गोल्ड में जाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपके पास 50 रुपए का टिकट ऑलरेडी है, यू हैव टू परचेज 50 रुपीज मोर, तो आपको कुछ 50 रुपए और लेने का टिकट लेना पड़ेगा, देन यू कैन शिफ्ट टू गोल्ड। अगर आपको गोल्ड से लेट्स से टाइटेनियम में जाना है तो सिमिलर थिंग यू हैव टू डू, टाइटेनियम 200 का है, गोल्ड 100 का है, तो 100 रुपए और लेने पड़ेंगे। उल्टा अगर आप टाइटेनियम में हो और आपको सिल्वर में आना है ना, हायर से लोअर में आना है, तो क्या करना पड़ेगा, आप अपना टिकट बेच सकते हो, 150 रुपए आपको मिल जाएंगे वापस। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? यही कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज हो रहा है। ये जो इलेक्ट्रॉन है उसके पास इस ऑर्बिट में इतनी इतनी एनर्जी हो सकती है, अगर इसको हायर एनर्जी स्टेट में जाना है तो क्या करना पड़ेगा, इसको 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी गेन करनी पड़ेगी, तो ये अगर एनर्जी गेन हो जाएगी तो क्या बचेगा 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो ये n=2 में पहुंच जाएगा। ये मैंने इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बता दिया अभी, है ना, मूवी क्लिटर के थ्रू। तो अभी फिर से समझते हैं, अगर इलेक्ट्रॉन को हायर एनर्जी स्टेट में जाना है तो क्या करना पड़ेगा, कुछ एनर्जी गेन करनी पड़ेगी, जैसे ही उस पर गेन एनर्जी होगी तो उसकी एनर्जी n=2 n=3 के बराबर हो जाएगी। तो अगर ये 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी गेन कर लेता है तो इसकी एनर्जी -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगी, देन इट इज गोइंग टू बी इन n=2, ठीक है। इसी तरह से अगर 12.09 गेन कर लेता है तो n=3 में पहुंच जाएगा, 12.75 कर लेता है तो n=4 में पहुंच जाएगा, एंड सो ऑन।
समझ में आ रही मेरी बात? देन से प्लीज यस और नो, यस सर। है ना? यस सर। हाँ, अब उल्टा, अगर मान लो इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी स्टेट में है और वो वापस नीचे आना चाहता है तो क्या करेगा? वो उतनी एनर्जी का फोटोन छोड़ेगा, है ना, रिलीज करेगा, है ना? तो एब्जॉर्ब कब कर रहा है? जब वो लोअर पे है और उसे हायर में जाना है ना? एब्जॉर्ब कर रहा है जब वो लोअर में है और उसे हायर में जाना है, तो वो एब्जॉर्ब कर ले रहा है ना? समझ में भी आ रहा है? लोअर का मतलब कम एनर्जी, हायर का मतलब ज्यादा एनर्जी। कम से ज्यादा एनर्जी कैसे मिलेगी? जब आप एब्जॉर्ब करोगे एनर्जी, ठीक है? तो इलेक्ट्रॉन्स आर गोइंग टू एब्जॉर्ब दीज पर्टिकुलर एनर्जी, है ना? केवल और केवल यही एनर्जी रिसीव करेगा। ऐसा नहीं कोई कह सकता कि सर 11 इलेक्ट्रॉन वोल्ट रिसीव कर लेगा, नहीं, 11 इलेक्ट्रॉन वोल्ट रिसीव कर नहीं करेगा, राइट? कोई अगर केवल और केवल सेलेक्टिवली 10.2 करेगा, ठीक है? तो इस पे थोड़ी देर में आएंगे 11 इलेक्ट्रॉन वोल्ट वाली बात पे, क्यों नहीं करेगा। ये एनर्जी रिसीव करके वो n = 2, 3, 4, 5 में पहुंच सकता है, और जब वो वहां पे है और फिर वापस नीचे आ रहा है, देन इट कैन गिव दीज टाइप ऑफ एनर्जी, है ना? इन सब के फोटॉन्स दे सकता है। एनर्जी देने का मतलब है फोटॉन्स, ठीक है? सो द एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, आगे स्पेक्ट्रम टर्म आएगा। और जब इलेक्ट्रॉन वापस नीचे आ रहा है, देन इट इज इमिटिंग द एनर्जी, दैट इज कॉल्ड इमिशन स्पेक्ट्रम, ठीक है? एब्जॉर्ब कर रहा है, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, इमिट कर रहा है तो इमिशन स्पेक्ट्रम। थोड़ा आगे देखेंगे, राइट? तो अभी हमें ये पता चल गया कि इलेक्ट्रॉन जो है ना, इतनी एनर्जी के डिफरेंस को या तो एब्जॉर्ब कर सकता है या फिर इमिट कर सकता है, ठीक है? जनरली इलेक्ट्रॉन जो है वो हायर एनर्जी स्टेट में केवल और केवल 10⁻⁻8 सेकंड ही रुकता है। इसका मतलब क्या है? अगर वो हाई एनर्जी लेके ऊपर गया है तो 10⁻⁻8 सेकंड के बाद वो वापस नीचे आ जाएगा। 10⁻⁻8 सेकंड फॉर यू सीम्स लाइक वेरी स्मॉल, बट इलेक्ट्रॉन के लिए ये बहुत बड़ा है, ठीक है? हम देखेंगे कैसे बड़ा है। तो पहले ये बताओ, ये एनर्जी डायग्राम में कोई प्रॉब्लम? तो वैल्यूज ये याद रखनी है, हो जाएगा। अब चलते हैं पहले इतने ही कॉन्सेप्ट से कौन कौन से क्वेश्चन हो सकते हैं। तो अगर मान लो यहाँ पे आपको टोटल एनर्जी पता है, तो कैन यू राइट द काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन ओवर हियर? टोटल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी में रिलेशन क्या है, अभी बताया मैंने, बताया ये टोटल एनर्जी इज इक्वल टू माइनस ऑफ काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी। तो आपको अगर कोई पूछे कि बताओ काइनेटिक एनर्जी क्या है, तो आप बता सकते हो 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगी यहाँ पे 13.6, 1.51 ऐसे ही बता देंगे। कोई पूछे पोटेंशियल एनर्जी क्या है, तो टोटल एनर्जी divided by 2. not divide into 2, potential energy divided by 2 is total energy, तो potential energy is equals to 2 into total energy, getting it, है ना भाई? टोटल एनर्जी क्या था? टोटल एनर्जी इज इक्वल्स टू पोटेंशियल एनर्जी बाय 2। पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा? 2 टाइम्स टोटल एनर्जी। हमें टोटल एनर्जी की वैल्यू पता है, तो वी कैन कैलकुलेट पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है? तो हमें ये वैल्यूज मिल जाएंगी। सर अभी अगर हम हाइड्रोजन एटम से अगर कोई दूसरा एटम जैसे लिथियम गए, तो ये 10.2, 12.09 का वैल्यू चेंज होता रहेगा ना सब एटम से? करेक्ट। इस पे भी आ जाते हैं। चलो एक और एनर्जी डायग्राम बनाते हैं। तो इस कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन कराने से पहले मान लो अब हम किसी यूनिक इलेक्ट्रॉनिक स्टेज का बता रहे हैं, फॉर एनी यूनिक इलेक्ट्रॉनिक स्टेज। इंपॉर्टेंट बात है, यूनि इलेक्ट्रॉनिक होना चाहिए। यूनि इलेक्ट्रॉनिक क्यों होना चाहिए? क्योंकि बोर मॉडल इज एप्लीकेबल फॉर यूनि इलेक्ट्रॉनिक स्टेज। केवल एक इलेक्ट्रॉन का इंटरेक्शन विद न्यूक्लियस उन्होंने स्टडी किया था। फॉर एनी यूनि इलेक्ट्रॉनिक स्टेज मतलब एग्जांपल हो गया हीलियम प्लस आयन, लिथियम 2 प्लस आयन, ऐसे बेरिलियम 3 प्लस आयन, बोरॉन 4 प्लस, है ना, एक्सेट्रा, कुछ भी। तो अगर हमें इनके लिए एनर्जी डायग्राम लिखना है तो क्या हो जाएगा? केवल और केवल we have to just remember ठीक है? तो वी हैव टू रिमेम्बर लाइक दिस कि यहाँ देखो n = 1 में एनर्जी क्या हो जाएगी?
-13.6 जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर की वैल्यू 1, और यू कैन से यहाँ पे -E0 जेड स्क्वायर। यहाँ पे कितनी हो जाएगी, n इक्वल्स टू 2 के लिए -13.6 जेड स्क्वायर बाई 4, तो -3.4 जेड स्क्वायर, यू कैन से -E0 बाई 4 जेड स्क्वायर। यहाँ पे n इक्वल्स टू 3 के लिए -1.51 जेड स्क्वायर, you can say -E0 by 9 z square. So you can see everywhere we are just multiplying by z square. अगर मान लो z की वैल्यू 2 है, हीलियम है, तो 2 का स्क्वायर 4 लिख देंगे, सारी वैल्यूज यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई हो जाएंगे। n इक्वल्स टू लेट्स से 4, तो ये क्या जाएगा -0.85 z स्क्वायर, ये -E0 by 16 z स्क्वायर। n इक्वल्स टू 5 हो जाएगा, तो ये -0.54 z स्क्वायर -E0 by 25 z स्क्वायर। और n इक्वल्स टू इनफाइनाइट पे ये 0। अब इनका डिफरेंस कितना आ जाएगा, लेट्स से somebody is saying differences, तो जो वैल्यू हमने याद रखी है वही वैल्यू उनमें z स्क्वायर बस मल्टीप्लाई हो जाएगा, है ना। इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या होगा, सेम वैल्यू आएगी। सो वी कैन राइट, ये कितना हो जाएगा 10.2 z स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा 12.09 z स्क्वायर, 12.75 z स्क्वायर, ना 13.06 z स्क्वायर। ये लेकिन बना लोगे तो आसान रहेगा याद करने में, एक बार और लिखने को हो जाएगा तो एक बार थोड़ा और याद हो जाएगा, है ना। बस ये वैल्यूज हो गई आपकी 1.89 z स्क्वायर, 2.55 z स्क्वायर एंड 0.66 z स्क्वायर। तो आसान है, हाँ भाई। किसने पूछा था डाउट, समझ में आया। किसी भी एलिमेंट के लिए बना लेंगे ऐसे एनर्जी डिफरेंस। सर n की वैल्यू इंक्रीज होती है तो टोटल एनर्जी इंक्रीज होती है। करेक्ट। सर काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज होती है। करेक्ट। ओके सर। अब ये बातें दोनों कहाँ से और रिलेट की जा सकती हैं, जो अभी मानसी ने पूछी। तो वेलोसिटी की वैल्यू, काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, हाफ mv स्क्वायर, मतलब काइनेटिक एनर्जी वेलोसिटी पर डिपेंड कर रही है। वेलोसिटी की वैल्यू क्या है 2.18 z बाई n, n इज डाउन। तो जैसे जैसे n बढ़ेगा वेलोसिटी कम होगी, काइनेटिक एनर्जी कम होगी। ऐसे भी आप कंफर्म कर सकते हो, जैसे जैसे Yes, n sir. की वैल्यू बढ़ेगी वेलोसिटी कम होगी, काइनेटिक एनर्जी कम होगी। और पोटेंशियल एनर्जी को कैसे मतलब कर सकते हैं कि जैसे जैसे n की वैल्यू बढ़ेगी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रही है। हमने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था शुरुआत में, पोटेंशियल एनर्जी, है ना, बढ़ती है घटती है कैसे, -k q1 q2y, है ना, उससे पढ़ा था, राइट। दो चार्जेस हैं, अपोजिट चार्जेस हैं, इन ये पास पास आ रहे हैं, है ना, ये आपस में पास पास आ रहे हैं, अपने आप आ रहे हैं। इनको दूर करना पड़ेगा तो क्या करना पड़ेगा, वर्क करना पड़ेगा, दे आर अट्रैक्टिंग ईच अदर। Yes, sir. तो क्या करना पड़ेगा, सिस्टम में एनर्जी देनी पड़ेगी, कुछ काम करना पड़ेगा सिस्टम पे, है ना। सिस्टम पे कुछ काम Yes, करना sir. पड़ेगा तो Yes, सिस्टम sir. की एनर्जी बढ़ जाएगी। तो तुम यू कैन सी द पोटेंशियल एनर्जी इज इंक्रीजिंग। जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से दूर होता जा रहा है वैसे वैसे पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती जा रही है। तो वहां पे हमने बताया था कि आर बढ़ेगा तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगा कि नहीं, बहुत पहले पढ़ाया था, हो सकता है कई लोगों को याद ही नहीं आ रहा हो पोटेंशियल एनर्जी वाला कॉन्सेप्ट। सर वो स्टेबिलिटी वाला। करेक्ट। चलो अब क्वेश्चन करते हैं। सर अब सर भाई एक सेकंड सर, ये N2 और N4 के बीच में कितना एनर्जी का डिफरेंस है? 2.55 ओके सर। ठीक है, यहाँ पे लिखा था ना 2.55 सेम है।
तो अभी हमने इसमें क्या किया, बस जेड स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दिया, वो सेम ही डायग्राम है, एक ही याद रखोगे तो यहाँ पे के लिए भी हो जाएगा, बस जेड स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना है। चलो अभी क्वेश्चन देख रहे हैं। सर वो ई नॉट वाला आपने रेशियो बताया था ना पहले, मतलब फ्रैक्शन वाला, उसमें भी सेम आ जाएगा, सिर्फ जेड स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा ना? करेक्ट, जेड स्क्वायर से मल्टीप्लाई। देखते हैं, अभी मैं क्वेश्चन दूंगा और आपको सॉल्व करने, देखते हैं कितने लोगों से हो जा रहे हैं। ठीक है, बताओ भाई, क्वेश्चन नंबर 16 सॉल्व। काइनेटिक एनर्जी में चेंज बोला है उन्होंने, इतना हो रहा है, तो बताओ पोटेंशियल एनर्जी में चेंज कितना होगा। भाई काइनेटिक एनर्जी में चेंज नहीं पूछा जा रहा है कश्वी, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी पूछा जा रहा है। तो जब आपको काइनेटिक एनर्जी पता है इलेक्ट्रॉन की, तो कैन यू राइट द टोटल एनर्जी एंड द पोटेंशियल एनर्जी। Electron atom jumps in such a way that kinetic energy changes from x to x by 4। मतलब मान लो ये कोई स्टेट है जिसमें इसकी एनर्जी x है और यहाँ पे इसकी काइनेटिक एनर्जी जो है x by 4 है, ये क्या है, काइनेटिक एनर्जी। सो कैन यू राइट टोटल एनर्जी माइनस एक्स by 4। देन कैन यू राइट पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, माइनस 2x minus x by 4 into 2, so x by 2। Now can you write the difference between these two? सिंपल है, कहाँ खो गए, आंसर ही नहीं आया आप लोगों के। यस सर। है ना, फर्स्ट। चलो भाई सेकंड करो, चलो ये मैंने बता दिया, सॉल्व सेकंड। अच्छा ये अभी मैंने एक्साइटेड स्टेट का टर्म नहीं बताया, सो लीव इट। सेकंड, थर्ड करो। व्हाट ये इज द क्वेश्चन नहीं पोटेंशियल समझा एनर्जी। हाँ सर, ये 16th वाला नहीं समझा। अरे भाई ये काइनेटिक एनर्जी लिखा हुआ है किसी ऑर्बिट में, हाँ सर। वो कह रहा है इलेक्ट्रॉन यहाँ से जंप करके यहाँ पहुंच जा रहा है x/4 पे, ठीक है। ओके। तो टोटल एनर्जी क्या हो जाएगी, जितनी काइनेटिक एनर्जी होती है उतनी टोटल एनर्जी होती है विद माइनस साइन। यस सर। फिर उससे पोटेंशियल एनर्जी निकाल सकते हैं अच्छा हाँ हाँ समझा, 2 फिर बाद में टाइम्स, माइनस कर दिया। हाँ बाद में इनका डिफरेंस निकाल लिया। ओके समझ गया सर। 18 में एक इंपॉर्टेंट बात है, एन सेल। एन सेल का मतलब क्या है, KLMN, N4 4, एन की वैल्यू 4। बेरिलियम के लिए Z की वैल्यू 4 है ना, बेरिलियम Z की वैल्यू 4, N की वैल्यू 4। अब नाउ दे आर सेइंग पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन एन सेल, तो निकाल दो भाई, पहले आप टोटल एनर्जी निकालो फिर पोटेंशियल एनर्जी निकालो। टेक योर टाइम, 18 के बाद 19 करना है। सर इससे पहले हम लोग को रेडियस निकालना पड़ेगा ना? क्यों निकालना पड़ेगा रेडियस, इन्होंने रेडियस पूछा ही नहीं है। सर रेडियस निकालेंगे तो फिर उसके बाद पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला। अरे यार अभी ये एनर्जी डायग्राम क्यों बनवाया था तुमसे, क्यों एनर्जी की वैल्यू बताई थी। अच्छा हाँ भाई यूज करो यार इस इंफॉर्मेशन को, अभी पढ़ाया है ना कॉन्सेप्ट। नहीं भी पता है तो आप 13.6 Z² by N² वाला फॉर्मूला लगा के भी सॉल्व कर सकते हो। सर पोटेंशियल एनर्जी डी ऑप्शन आ जाएगा, -27.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। करेक्ट, डी ऑप्शन आएगा। अभी भी आंसर नहीं आ रहे बहुत लोगों के। राज सनप, या समझ में आ रहा है बेटा। सर मुझे ए ऑप्शन आ रहा है।
ये ऑप्शन कैसे आएगा? आपने z की वैल्यू नहीं रखी होगी, कुछ ऐसा किया होगा। n और z दोनों की वैल्यू रखनी है, राइट? तो ऐसे क्वेश्चन में पहले है टोटल एनर्जी निकालना। क्या है टोटल एनर्जी? -13.6 z स्क्वायर बाई n स्क्वायर। संयोग से z और n दोनों की वैल्यू सेम है, तो क्या हो गया टोटल एनर्जी? -13.6। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो गया? 2 इंटू टोटल एनर्जी। अभी तक यही सीख रहे हैं हम लोग। -13.6 इंटू 2, तो कितना हो गया? -27.2। ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि सारे लोग, मैंने 2 क्वेश्चन बता दिए हैं, अभी बहुत कम लोगों ने ये आंसर बता पाए। बताओ भाई 19, इसमें मैं कोई हेल्प नहीं करूँगा। ध्यान से पढ़ो क्या पूछ रहे हैं। काइनेटिक पोटेंशियल थर्ड हाइड्रोजन सॉल्व। सबका आंसर आना चाहिए, कोई आंसर बोलेगा नहीं। अपने अपने आंसर पोस्ट करो चैट में। ऑप्शन ध्यान से देखने हैं। लेट्स से 1 मिनट। चलो, आई एम जस्ट लॉन्चिंग अ पोल। ठीक है, ABCD अपने आप से भर दो। तो ये सब लोगों को करना है पोल, चाहे कुछ भी आंसर आ रहा हो। जिसको कोई आंसर नहीं आ रहा है उसको भी देना है। अभी तक बस 18 बच्चों ने ही पोल दिया है। फास्ट, जल्दी 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 करो। स्टिल 24 लोगों का ही है अभी पोल। जल्दी जल्दी करो, फास्ट। सबने नहीं दिया है आंसर। दो मिनट में देना है आंसर। चलो 30 सेकेंड और दे रहा हूँ मैं। अभी भी सारे लोग अब आंसर नहीं दे रहे हैं, बताओ। अरे कुछ ना कुछ आंसर देना ही है। ठीक है, दैट्स इट। चलो, स्टिल 12 स्टूडेंट हैज नॉट गिवन। देखो भाई, ये है आंसर आप लोगों के पोल के। ठीक है, सो व्हाट इज द आंसर? अब ऑडियंस पोल के हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा व्हाट इज द आंसर। आंसर इज बी। ठीक है, अब जिन लोगों ने ए लिखा हुआ है वो भूल गए। ये काइनेटिक एनर्जी पॉजिटिव में होती है और पोटेंशियल एनर्जी निगेटिव में होती है, तो इसलिए ए जो है वो गलत हो जाएगा। आंसर क्या होगा? बी। अब देख लेते हैं। थर्ड बोर ऑर्बिट, n की वैल्यू 3, हाइड्रोजन एटम मतलब z की वैल्यू 1। फॉर्मूला क्या है आपका? -13.6 z स्क्वायर बाई n स्क्वायर, z का स्क्वायर डिवाइड बाई 9, तो ये कितना आता है? -1.51। ये तो आ गई टोटल एनर्जी इलेक्ट्रॉन बोल।
और नहीं तो आपको एनर्जी डायग्राम से डायरेक्टली याद है, ठीक है। अब माइनस 1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आई टोटल एनर्जी, तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो गई प्लस 1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी डबल ऑफ लेट्स से टोटल एनर्जी, सो माइनस 3.02 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। दैट्स इट, आंसर इज बी, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चंस, ये हो गए एनर्जी वाले क्वेश्चन। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट डिस्टेंस वाले क्वेश्चन। कैन यू कैलकुलेट R3 R4, है ना, फॉर्मूला क्या था R0 n स्क्वायर बाई जेड या फिर 0.529 n स्क्वायर बाई जेड, n की वैल्यू और z की वैल्यू भरनी है ना, 4 and 3 ऐसे करके, राइट। सो लेट्स सी कितने लोगों को ये बातें समझ में आ रही है। अगेन वी विल टेक ए पोल, स्टार्ट सॉल्विंग दिस क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। I will give you 2.5 minutes to solve this question and give the answer. Fast, last 50 seconds. चलिए अली बताओ। Okay, that's it. अभी भी बहुत सारे बच्चे आंसर नहीं दे रहे हैं, बट सी दिस इज द आंसर, ठीक है, लोगों ने दिए हैं, तो आंसर इज गोइंग टू बी सी। समझ में आ रहा है? तो लेट्स से कैसे आएगा सी। अब आर की वैल्यू आप देख लो, यहाँ पे इन्होंने क्या दे रखी है, फोर्थ ऑर्बिट, तो दिस इज गोइंग टू बी लेट्स से R4 is nothing but R0 n square by z, n square की वैल्यू 16 by z 2, तो 8 हो गया, एंड R0 R3 क्या हो जाएगा R0 है ना, 3 का स्क्वायर 9 by z 4.5 हो गया। तो डिफरेंस कितना हो गया, R4 minus R3 is nothing but 3.5 R0। नाउ जब मैंने यहाँ लिख लिया है तब मैं R0 की वैल्यू डालूं तो ज्यादा आसान रहेगा, रादर देन यहाँ है ना, यहाँ पे 0.529 करके और फिर मल्टीप्लाई करके, तो देन इट इज गोइंग टू बी मोर कैलकुलेटिव, राइट। उससे बेटर क्या है, पहले ये R0 की टर्म्स में लिख लिया, फिर बस लास्ट में R0 की वैल्यू डाल दी, तो 3.5 इंटू 0.529। अब अगेन मुझे पूरी कैलकुलेशन नहीं करनी, थोड़ा कॉमन सेंस भी यूज कर लेना है ना, जो कि बहुत रेयर है। 3.5 इंटू 0.5 कितना होगा, 3.5 का आधा 1.75, तो सी द ऑप्शन विच इज
क्लोज टू 1.75, दिस वन इज क्लोज टू 1.5। अच्छा ये वैल्यू एंगस्ट्रॉम में आती है, तो यहाँ पे 10⁻⁻10 मीटर का मतलब क्या है, एंगस्ट्रॉम। आंसर सी। समझ में आया? अब चलो क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा है, व्हाट इज द एटॉमिक नंबर z करस्पॉन्ड टू विच फोर्थ ऑर्बिट वुड फिट इनसाइड फर्स्ट बोर ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम। इसका मतलब क्या है, ये कोई कह रहा है कि कोई भी एक ऐसा एलिमेंट बताओ जिसका एटॉमिक नंबर बताना है जिसका फोर्थ ऑर्बिट है ना फिट इनटू फर्स्ट बोर ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम, मतलब जिसके फोर्थ ऑर्बिट की रेडियाई फर्स्ट बोर ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम के बराबर हो जाएगी, ऐसे z की वैल्यू बतानी है। गॉट इट द क्वेश्चन? एटॉमिक नंबर बताना है मतलब एक ऐसा एलिमेंट बताना है जिसका फोर्थ ऑर्बिट की रेडियस फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम के बराबर होगी। सो लेट्स से टेक द पोल अगेन, बताओ भाई जल्दी फास्ट। सॉरी एक मिनट स्टॉप हो गया। हाँ ठीक है ओके। तो भाई इसमें बहुत ज्यादा वेरिएशन है, लगभग सबने बराबर बराबर इक्वली दिया हुआ है। तो लेट्स सी, इसमें इसका मतलब है ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया, तभी इतना इतना रैंडम आंसर आ रहे हैं। चलो देखते हैं। तो हम ये कह रहे हैं कि R4 ऑफ एनी ऑर्बिट क्या होगा, फोर्थ ऑर्बिट इज R0 n² 16/z, z की वैल्यू नहीं पता है। ये कह रहे हैं विच इज इक्वल टू फर्स्ट बोर ऑर्बिट ऑफ, फर्स्ट बोर ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम क्या हो जाएगी आपकी R0 n² z, विच इज नथिंग बट R0। तो ये कह रहे हैं ये वैल्यू इसके बराबर है, तो लिख दो R0 × 16/z इज नथिंग बट R0। z की वैल्यू क्या आ गई 16। तो आंसर क्या है, समझ में आया भाई? जिन लोगों को नहीं समझ में आया क्वेश्चन बता दो। हाँ सर इसमें कुछ सोचने का जरूरत ही नहीं था, करेक्ट। वो ये भी देख आप के ही समझ गया था। देख के ही बोल सकते हो, यहाँ पे z16 है कट जाएगा, नॉट के बराबर है। ठीक है करेक्ट। तो भाई जिन लोगों से आंसर ये गलत आए हैं वो उन्होंने क्वेश्चन नहीं ध्यान से समझा, इसलिए गलत आए। चलो देखते हैं 22। सर ये क्वेश्चंस का पेज नंबर क्या है? यहीं पे सॉल्व करो ना, क्या दिक्कत है? ओके सर। Ratio of velocity of electron in third and fifth orbit of lithium 2+ would be, क्या पूछ रहे हैं, रेशियो ऑफ वेलोसिटी पूछ रहे हैं। ठीक है सॉल्व करो, चलो लेट्स सी। सर इसमें थर्ड से फिफ्थ निकालना है कि फिफ्थ से थर्ड? रेशियो ऑफ जो देखो पहले कौन दे रखा है, पहले दे रखा है थर्ड, तो थर्ड टू फिफ्थ। ओके
तो बस इसमें क्या था, V3 लेट्स से, सॉरी ये आ गया, तो बी आंसर आपको दिख रहा है, ज्यादा लोगों ने दिया है, लेकिन बट जस्ट चेक B3 by B5। B3 क्या होता है, V नॉट Z by N। Z तो दोनों जगह सेम है, लिथियम, तो वी डोंट हैव टू वरीड अबाउट, बट ठीक है, Z की वैल्यू 3 डाल दो, N की वैल्यू Z by N, N की वैल्यू 3 डिवाइड बाई V नॉट Z by N तो 5। तो बस अब ये तो कट जाएगा, राइट, B नॉट 3 दोनों जगह सेम है, तो ये क्या हो जाएगा, 5 ऊपर पहुंच जाएगा, तो 5/3। कितना सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, राइट। फिर भी आप लोगों के आंसर नहीं आ रहे। चलो ये थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन है, लेट्स सी कितने लोगों से होता है। 23, क्योंकि आपसे ये क्वेश्चन भी अगर गलत हो रहे हैं तो इसलिए तो थोड़ा डिफिकल्टी है। एक मिनट, क्वेश्चन आओ यहाँ, लेट्स सी, टेक द पोल अगेन। कम ऑन, जल्दी जल्दी फास्ट, 1 मिनट और दूंगा मैं, थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन है। ठीक है, चलो, so okay, sharing this result, कोई बात नहीं, ठीक है। अब देखो इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है, if the radius of second stationary orbit is r, the second stationary orbit is r2, let's say, which is r naught n square, that is 4 by z, let's say z की वैल्यू कुछ भी ले सकते हैं, मान लो हाइड्रोजन, तो ये कह रहा है 4r naught is equals to capital R, then the radius of third r orbit would be, in terms of r बताना है ऑप्शन में, तो क्या करेंगे, थर्ड ऑर्बिट की क्या हो जाएगी, r3 is nothing but r naught n square 9, z की वैल्यू 1 मानी हुई है, ठीक है, इक्वल्स टू, तो ये हो गया 9r naught। अब कैन यू फाइंड द रिलेशन, देखो 4r naught r है तो 9r naught क्या हो जाएगा, सो वी कैन राइट द रेशियो, लेट्स से 4r naught डिवाइड बाय 9r naught इज नथिंग बट r by x, वी डोंट नो x की वैल्यू, इन टर्म्स ऑफ r लिखना है, r naught कट, x की वैल्यू क्या हो जाएगी 9/4r विच इज 2.25r, बस आंसर।
ठीक है, चलो भाई जल्दी से 24 क्वेश्चन करो सॉल्व। अभी भी सब लोगों के सारे क्वेश्चंस नहीं आ रहे हैं सही, है ना, वी आर वेटिंग फॉर दिस कि कब ऐसा दिन आएगा जब सबके आ जाएंगे सही। एक मिनट आंसर। Sir, what we have to do in 24? 24 सर ग्राउंड स्टेट ग्राउंड स्टेट मतलब n इक्वल्स टू 1। ऐसा क्वेश्चन अभी हम कर चुके हैं राइट, थोड़ी देर पहले, फिट वाला वैसा ही है। विच स्टेट, यहाँ n पूछ रहे हैं, विच स्टेट ऑफ बेरिलियम हैज सेम ऑर्बिट एज ग्राउंड स्टेट ऑफ हाइड्रोजन एटम। ग्राउंड स्टेट इज n इक्वल्स टू 1। चलो डन। तो आंसर इज लेट्स से आई थिंक बी, बट चल चेक करते हैं। तो इन्होंने पूछा है विच स्टेट ऑफ बेरिलियम हैज सेम ऑर्बिट रेडियस। इसका मतलब क्या हुआ, आर एन आपको नहीं पता है विच ऑर्बिट, यू आर गोइंग टू से आर नॉट एन स्क्वायर बाई जेड, जेड की वैल्यू बेरिलियम के लिए 4 इज इक्वल्स टू ग्राउंड स्टेट ऑफ हाइड्रोजन एटम लिख दो आर नॉट एन स्क्वायर बाई जेड। ठीक है, बस कट गया। एन स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई 4, एन की वैल्यू क्या आ गई 2। इतना सिंपल तो है, पता नहीं कहाँ गलती कर रहे हैं। ठीक है, तो ये हो गए आपके क्वेश्चंस, बहुत सारे क्वेश्चंस करा दिए। अब आया एक क्वेश्चन लास्ट ग्राफ का, फिर यहाँ पे अपन स्टॉप हो जाएंगे। Now, incorrect graph they are saying for velocity of electron in an orbit versus z by 1 by n n। तो ये क्वेश्चन मैं ही बता देता हूँ क्योंकि ये आपसे नहीं होगा। तो आप पहले देख लो वेलोसिटी जो है nth ऑर्बिट में क्या होती है, v नॉट z by n। ठीक है, ये फॉर्मूला है। अब आप देख लो कि यहाँ पे इन्होंने v को केस पे लिखा है y एक्सिस पे, तो सब जगह y हो गया ये। ठीक है, अब n लिखा है तो ये फॉर्मूला हो गया v k by x। पहला ग्राफ है, आपको चेक करना है कि यही आता है क्या। इस ग्राफ इस लेट्स से अगर ये ऐसा कोई फंक्शन दे रखा है तो उसका ग्राफ ऐसा आता है या नहीं। n की जगह x डाल दिया, फिर यहाँ पे क्या किया 1 by n की जगह x डाल दिया। 1 by n की जगह x का मतलब है v नॉट z इंटू 1 by n, इसकी जगह x डाल दिया तो ये क्या बन जाएगा, दूसरा ग्राफ बन जाएगा y इक्वल्स टू kx। आर यू गेटिंग माय पॉइंट, क्या कह रहा हूँ मैं। ये आपका इक्वेशन है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, vn की जगह मैंने सब जगह वेलोसिटी की जगह v मतलब y डाल दिया, y लिख दिया, जस्ट टू गेट द लेट्स से आइडिया। अब नाउ आई एम डूइंग कि मैंने n की जगह x डाल दिया तो ये बन गया y इक्वल्स टू k बाई x, ये हो गया y इक्वल्स टू kx, k कोई कांस्टेंट है। फिर z की जगह मैंने क्या किया है ना, अब यहाँ पे इन्होंने वर्सेस z लिखा है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा y इक्वल्स टू kx अगेन, एंड यहाँ पे लिखा है y v n n तो y इक्वल्स टू
k by x. Now you have to see कि कौन कौन से ग्राफ सही है. तो ऐसे तो y इक्वल्स टू mx का ग्राफ आपने देखा है, 0 से पास होता है. तो these two are definitely right. You have to find incorrect. ठीक है. तो अब आपको देखना पड़ेगा कि इसमें इनकरेक्ट कौन सा है. तो जब ऐसा कुछ ग्राफ होता है ना, तो ग्राफ ऐसा आता है. ठीक है, ये हाइपरबोला है. आगे पढ़ेंगे. नहीं तो हम क्या कर सकते हैं, दोनों को ऐसे लिख सकते हैं, x इंटू वाई इक्वल टू के. आप वैल्यू रखो. लेट्स से x की वैल्यू है ना, लेट्स से अगर हम यहाँ पे लिखेंगे x की वैल्यू, लेट्स से ये 10 लिखा हुआ है, जस्ट टू गेट सम आइडिया. तो x 10 है तो y 1 है, 10 है x 10 है तो y 1 है ना. ऐसे मान लो ग्राफ बना रहे हैं, x 10 है तो y 1 है, फिर ये x 5 है तो y 2 है. 5 मतलब आधा हम पहुंच गए, लेकिन यहाँ पे ये 2 पे पहुंचा. लेट्स से फिर x 2 है तो y 5 हो गया. अभी 2 हुआ तो y एकदम से बढ़ गया 5, और जब x 1 हुआ है ना, y 10 हो गया, तो 10 और बढ़ जाएगा ऐसे. तो ये ग्राफ कैसा आएगा, ऐसा ग्राफ आएगा, ना कि ऐसा. तो इनकरेक्ट ये भी सही है. इनकरेक्ट कौन सा हो गया, D is going to be incorrect option. अंडरस्टैंड भाई, सबको समझ में आ गया, कोई दिक्कत, दुख दर्द? ठीक है. तो फॉर्मूले क्या क्या थे, मैंने जल्दी से रब कर दिया. बाय बाय kx. सर मैंने क्या किया था इज बाय द फॉर्मूला ऑफ v हम लोग बोल सकते हैं कि v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 by n एंड v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू z. तो ये तो लिखा ही है ना, इसको इसी तरह, इसीलिए तो ऐसे लिखा ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए. यस सर, पर मेरे को वो नहीं समझा कि ये लास्ट वाला ऑप्शन कैसे मतलब ये आया. तो फिर हमने क्या किया, हमें अभी ये पता नहीं है ग्राफ का नेचर की ऐसा होता है या ऐसा होता है, ये दोनों फंक्शन सेम ही है. यस सर. तो हमने लिख लिया, x को इधर ले गए, x y इक्वल्स टू k, कांस्टेंट वैल्यू ले ली 10, चेक कर लिया ग्राफ ड्रॉ करके कि कैसा ग्राफ आएगा. ओके ठीक है, बस. तो ये वाला ग्राफ आता है, ये नहीं आता है, तो इनकरेक्ट कौन सा है, ये वाला. ओके, देन दैट्स इट. ठीक है, ये अच्छे से आप रिवाइज करके आना एनर्जी डायग्राम. इसके आगे थोड़ा और बताएंगे और फिर क्वेश्चन कराएंगे. चलो, थैंक यू सर. बाय बेटा. Thank you, sir. Bye, sir.